हाय गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वुड लव टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक नया साल है, नई चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स आएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स आएंगे, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनको कैसे फेस करते हैं। और जिस तरह 2023 गुजरा था वो भी अच्छा, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा था, कहीं ना कहीं वो भी बुरा था। सो आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये वाला साल भी जो है वो अच्छा गुजरेगा, हम सब के हक में बेहतर होगा और हमारे जो भी ड्रीम्स हैं हम अपने गोल्स को अचीव करें। और वो ऐसे अचीव नहीं हो जाते, उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तब जाके कुछ बनता है। सो आई वुड लव टू एडवाइस यू कि आप लोग भी अपने गोल्स पे मेहनत करें ताकि आगे जाके आप लोगों की लाइफ भी इजी हो और उन सारी लग्जरीज को आप एंजॉय कर सके जो शायद अभी आप नहीं करते। बट स्टार्टिंग ऑफ विद द वीडियो, सबसे पहले तो बात करेंगे, क्लियर करेंगे एक्चुअली कि आज की जो वीडियो है इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिव्यू ऑफ एनी मैच, इट्स गोइंग टू बी एन एपिसोड फुल ऑफ क्रिकेट अपडेट्स। सो मेक श्योर कि यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले तो पहली जो अपडेट है वो ये है कि जुनेद खान को उनको अपॉइंट कर लिया गया है एज बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम और ही विल बी वर्किंग विद मोहम्मद यूसुफ हु इज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम। उनके साथ काम करेंगे और बहुत एक अच्छा जो है ये पीसीबी ने डिसीजन लिया है। इट्स बिकॉज के वो यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक है, ही नोज हाउ टू डील द मेंबर्स, हाउ टू डील प्लेयर्स, क्रिकेटर्स। और पिछले साल उन्होंने क्रिकेट खेली थी, इस साल जो है वो टीम को सर्व करेंगे एज अ बॉलिंग कोच। तो ये एक बहुत ही जो है वो खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पाकिस्तान के अंडर 19 की टीम है ये इट इज़ एक्चुअली द सीनियर टीम इन मेकिंग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि जो वो एक ऐसे बॉलिंग कोच के अंडर काम कर रहे हैं जो कि खुद एक इतना एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा टैक्टिकल हैं, समझते हैं टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से। और जिस तरह से इनकी वीडियोस वायरल गई थी कि जिस तरह से उन्होंने खुर्रम शहजाद की इंजरी पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी सिर्फ उनका बॉलिंग एक्शन देख के, तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा साबित करती है कि ही इज़ वेरी मच इनटू बॉलिंग। और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल स्टेज के लिए प्लेयर्स को प्रिपेयर करना, अगर वो भी इस तरह के बॉलिंग कोच के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशाइन बात। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो अपनी इस असाइनमेंट को पूरा करते हैं। जो दूसरी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने, आपको पता होगा जिस तरह से वो एशिया कप में उनको बहुत बुरे तरीके से मार पड़ी थी फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल ही इंडिया ने उनको धोकर रख दिया था 50 ऑल आउट करके। बहुत जो है वो झटका था श्रीलंका के लिए। फिर वर्ल्ड कप की जो स्टेज है वो भी उनके लिए कुछ बेहतर साबित नहीं हुई थी। वर्ल्ड कप में भी इंडिया को उनसे बहुत बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, दैट टू अंडर द कैप्टनसी ऑफ दासन शनाका। तो उस लॉस के बाद वो जो 2 कंसेक्यूटिव लॉसेज उनको मिले, उसके बाद श्रीलंका बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो गया था और उन्होंने अपनी पूरी एक जो कमेटी होती है उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं शैटर करके रख दिया। और अब लेकिन उन्होंने एक नई कमेटी बनाई है, फुल मेंबर कमेटी, जिसमें उन्होंने हर मेंबर हर स्टाफ को एक नई पोजीशन दी है। और इस तरह से उन्होंने, मैं आपको अगर बताऊं तो दे हैव एक्चुअली अपॉइंटेड उपुल थरंगा जो कि उनके लेफ्ट आर्म ओपनर भी थे, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया गया है एज चीफ सेलेक्टर। और उनके साथ जो काम करेंगे एज ए मेंबर वो होंगे अजिंठा मेंडिस। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा बना है और ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की चीफ सेलेक्शन जो कमेटी है उसके लिए बहुत एक अच्छा फायदेमंद डिसीजन साबित होगा। इसके अलावा T20 का कैप्टन जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है वनिंदु हसरंगा को एंड ही विल बी सर्विंग श्रीलंका की जो T20 की टीम है एज अ कैप्टन, जबकि वाइस कैप्टन जो है वो चरित असलंका रहेंगे। अब जो सीरीज है अब उनकी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आ रही है, तो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कैप्टन सुपरवाइज करेंगे। मतलब वर्ल्ड कप में इंजरी की वजह से अपना ज़्यादा रोल अदा नहीं कर पाए थे, गायब हो गए थे, लेकिन अब ही विल बी जॉइनिंग द टीम एज अ कैप्टन। और दासन शनाका जो हैं उनको हटा दिया गया है कैप्टनसी फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो दासन शनाका मुझे बहुत अच्छे लगते थे एज ए कैप्टन। ऑल ऑब्वियसली वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन एज ए वो कैप्टन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमेशा जो है टीम के बारे में सोचते थे। और अगर आपको याद हो तो श्रीलंका ने जो 2022 का एशिया कप था वो उन्हीं की कैप्टनसी के अंडर जीता था, तो बहुत ज़्यादा यादें हैं दासन शनाका के साथ। एंड इन शॉर्ट ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कैप्टन, बहुत सेल्फलेस हैं टीम का, हमेशा जिस तरह से रोहित शर्मा वेरी सेल्फलेस, ऑलवेज थिंक्स अबाउट लिफ्टिंग समथिंग बिग, तो उसी तरह के दासन शनाका जो है वो मतलब करते हैं। उनको अपनी पोजीशन की कोई परवाह नहीं होती, बट उनको सिर्फ ये होता है कि टीम क्या कर रही है, टीम किस तरह का परफॉर्म कर रही है।
तो T20 का ये है। बाकी अगर वनडे इंटरनेशनल्स में देखें तो उनमें उधर कुशाल मेंडिस को अपॉइंट कर लिया गया है एज कैप्टन, और यहाँ पे भी वाइस कैप्टन जो है वो चारी श्रीलंका ही रहेंगे। 1 ईयर कंसल्टेंट के तौर पर अगर बात करें तो सनत जयसूर्या को ये पोजीशन जो है वो दे दी गई है, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। अगर आप ओवरऑल इस कमेटी की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, बहुत अच्छी तरह से हर किसी को रोल्स दिए गए, और ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश लुक आएगी, एक नया अप्रोच के साथ श्रीलंका जो है वो अब उतरेगा कोई भी टूर्नामेंट में परफॉर्म करने के लिए। बट देयर इज दिस वन ब्लंडर दैट आई रियली फील लाइक कि श्रीलंका ने किया है, विच इज के जो कुशाल मेंडिस है ना वो बैट्समैन अच्छे हैं, वो कैप्टन अच्छे नहीं है। अगर आप उनको देखें वर्ल्ड कप में भी, तो वर्ल्ड कप में भी अगर आपने देखा हो कुशाल मेंडिस में ने मतलब अगर जब तक उनके पास कैप्टनसी नहीं थी 2 मैचेस में आई गेस उन्होंने बड़ी नॉक्स खेली थी और बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। लेकिन जब उनको बाकी के 7 गेम में आपने देखा होगा तो एक तो प्रेशर उनके चेहरे से नजर आ रहा था, और जो दूसरी एक बात थी वो ये थी कि he was actually not comfortable with the position of captain. अब आई डोंट नो कि ऑब्वियसली उन्हीं की मर्जी से हुआ होगा सब कुछ, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कुशाल मेंडिस जो है वो सिर्फ एज अ बैट्समैन मुझे अच्छे लगते हैं। कैप्टन के तौर पे ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड और मे बी बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड फील करते हैं। आई डोंट नो क्या किस चीज़ का प्रेशर होता है, बट दिस इज हाउ इट इज। एंड कुशाल मेंडिस को मेरे ख्याल से सिर्फ बैट्समैन ही रहना चाहिए था, क्योंकि अगर सिर्फ वो बैट्समैन रह के परफॉर्म करते हैं तो उनके जैसा क्लासिक प्लेयर आपको कहीं और नजर ही नहीं आता। तो ये हमने 2 अपडेट्स डिस्कस कर लिए। अब जो तीसरी अपडेट है दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। इट्स लाइक पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो अब 3rd टेस्ट होगा उसमें इट्स वेरी मच लाइकली कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो आपको नजर ना आए, इस बिकॉज के शाहीन शाह आफरीदी पहले ही बहुत बर्डनाइज हो चुके हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम सीरीज तो हार गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि सीरीज तो हार गए, जो 3rd टेस्ट है वो ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर है। अब अभी भी ये लोग ये नहीं सोच रहे कि 3rd टेस्ट इनको जीतना है, बट ओके वो आपको पता है वर्कलोड मैनेजमेंट और ऑल दैट स्टफ। मेरे ख्याल से शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट देना एक बेटर ऑप्शन है। शाहीन शाह आफरीदी की जगह जो है वो एक स्पिनर को डाला जाएगा। ये बात हो रही थी कि शायद हसन अली को रेस्ट दे दिया जाए और शाहीन शाह आफरीदी को खिला लिया जाए, लेकिन अब ये बात हो रही है क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट नहीं मिल रहा एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली प्लेइंग ऑल द 3 फॉर्मेट्स। वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो है वो उनको आपने टेस्ट सीरीज दे दी, फिर उसके बाद आगे आपका PSL आ रहा है उसमें भी कैप्टनसी करेंगे, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो इस तरह से उनका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है खराब हो रही है। इसी वजह से उसको मैनेज करने के लिए उनको रेस्ट दिया जाएगा 3rd टेस्ट में, और शाहीन शाह आफरीदी आपको सिडनी वाले टेस्ट में शायद नजर ना आए, उनकी जगह आपको कोई स्पिनर नजर आ जाए। तो इसके अलावा एक और जो खबर चल रही है वो ये है, खबर क्या, इट्स वेरी ऑफिशियल। पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स जमान खान, हारिस रऊफ और ओसामा मीर, जिनको बिग बैश लीग में खेलने की परमिशन मिली थी PCB की तरफ से फॉर लाइक 5 to 6 मैचेस, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि चलो हमारी NOC अब एक्सटेंड कर दें, हम बाकी के मैचेस भी खेल के फिर आप पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, वो PCB ने रिजेक्ट कर दी थी। और PCB ने कहा था कि हम आपकी NOC को एक्सटेंड नहीं करेंगे, आप खुद ही आना पड़ेगा, जितने मैचेस की आपको इजाजत मिली थी आपने उतने ही मैचेस खेलने, फिर आपने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। तो वो डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए अब ये तीनों प्लेयर्स ने आज मंडे वाले दिन पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट सबको ज्वाइन कर लिया है सिडनी में। मतलब पॉइंट इज व्हाट विल दे एक्चुअली डू, मे बी दे विल डू रेस्ट, बिकॉज अभी तो पाकिस्तान का पूरा एक टेस्ट रहता है 5 मैचेस का, तो वो ऑब्वियसली खेल के ही पाकिस्तान फ्री होगा, वहां से फिर दे विल टेक ऑफ फॉर न्यूजीलैंड। बट अभी तक जो है वो आपको बताती चलूं कि जमान खान, ओसामा मीर और हारिस रऊफ आपको बिग बैश लीग में नजर नहीं आएंगे, बिकॉज दे हैव जॉइन पाकिस्तान टीम इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा मोहम्मद हफीज ने जो है वो एक डिसीजन लिया था, एक स्टेटमेंट ली थी, वो ये था कि कोई भी पाकिस्तान टीम प्लेयर जो है प्रैक्टिस मैच के दौरान अगर कुछ भी ऐसा वैसा करता हुआ दिखाई दिया कि मतलब कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रैक्टिस ठीक से नहीं करा, तो उसको $500 का जुर्माना लगाया जाएगा। और उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस बात पे एक्शन लिया था। लेकिन बड़ा मजे का सीन हुआ, और सीन कुछ ये हुआ कि जब आज जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर रही थी फ्रॉम मेलबर्न टू सिडनी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं, थोड़े बहुत कोच भी कहने मोहम्मद हफीज, वो फ्लाइट नहीं ले पाए बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज बिजी ड्रिंकिंग कॉफी विद हिज वाइफ एंड ही मिस हिज फ्लाइट। तो उसकी वजह से उनको जो है वो दूसरी फ्लाइट से आना पड़ा। तो आज एक बड़ा मजे का सीन, ऑब्वियसली आप जब फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो तो होता रहता है, बट इट्स जस्ट कि बीइंग ऑन सच अ पोस्ट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो आपको देखना चाहिए कि आप खुद भी उस पर एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो एक बड़ा सा जो है वो मजे का सीन हुआ। इसके अलावा भी मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि रिजवान का
आउट नहीं था या हमारे साथ कोई ब्लंडर हो गया। देखिए अगर रिजवान का आउट नहीं था तो पैट कमिंस का भी आउट नहीं था। पहली बात तो रिजवान का आउट, मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट ही थे, इस बिकॉज के व्रिस्ट जो है वो आपका ग्लव का पार्ट ही होता है। जो भी किसी भी बैट्समैन ने पहना हुआ होता है वो आपकी बॉडी का हिस्सा ही होता है। जो भी चीज उसको टच करिए, बॉल अगर उसको टच करिए तो इट्स इज कंसीडर्ड आउट। तो आउट ही था, लेकिन ये कहना कि नहीं वो आउट नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लंडर हमने जो किया, वो भी मोहम्मद हफीज बीइंग अ चीफ सेलेक्टर डायरेक्टर, तो वो उनको सूट नहीं करता थोड़ा सा। फिर ये कहना कि हमने उनसे काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली, वो भी मुझे थोड़ा सा खराब। हाँ, हमने बॉलिंग उनसे अच्छी की थी, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग हमारी बेहतर थी, बट ये कहना कि हमने पूरा टेस्ट मैच उनसे बेहतर खेला, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऑब्वियसली फिर पैट कमिंस का ये कहना कि एट द एंड ऑफ द डे द टीम दैट विन्स द मैच इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, वो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की थी। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। फिर एक और भी इवेंट हुआ शाहिद अफरीदी का, आपने सुना होगा कि शाहिद अफरीदी जो है वो एक इवेंट था, ऑब्वियसली इज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पर्पसेस ऑफ फाउंडेशन के वो फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक इवेंट वहाँ पे किया जा रहा था जहाँ पे सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी साथ बैठे हुए थे। और वहाँ पे शाहिद अफरीदी से जब T20 कैप्टन का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि T20 कैप्टन मैं तो हमेशा से चाहता था कि मोहम्मद रिजवान बने, बट शाहीन शाह अफरीदी को गलत बन गया। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात थी उनका ये कहना। ऑब्वियसली वो एक होता है कि चलो आप ठीक है फैमिली टर्म्स में डिस्कस कर लेते हो, बट नाउ गिविंग एक्सप्लेनेशंस कि एक्चुअली ही हैज़ नॉट अपॉइंटेड T20 कैप्टन हिमसेल्फ, बल्कि वो खुद ही अपॉइंट किया गया था। तो बार बार सफाइयाँ देना एक ही टॉपिक पर, और वो भी तब जब ऑब्वियसली अब सब साथ बैठे एक दफ़ा अपॉइंट हो गए हैं तो उसको बार बार डिस्कस करना, आई फील लाइक वो यही है कि नए कैप्टन का आप माइंड ख़राब कर रहे हैं। घर में आप बैठ लो वो अलग बात होती है, बट इस तरह से सबके सामने कहना कि भाई मैं तो नहीं चाहता था कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने, मैं चाहता था कि मोहम्मद रिजवान हु इज़ मोर फोकस्ड उनको कैप्टन के तौर पर अपॉइंट करना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो शाहिद अफरीदी को मेरा ख्याल से नहीं करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं, डू टेल इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा एक और भी है चीज़ जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, इट्स दैट कि फ़खर जमान ने कहा है कि वो T20 में तो जो है वो ओपनर के तौर पर ही परफॉर्म करते हैं, बट ऑब्वियसली बाबर और रिजवान की अच्छी जोड़ी की वजह से उनको 3 डाउन आना पड़ता है, 4 डाउन आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल इन T20 इंटरनेशनल्स भी वो ज़्यादा कंफर्टेबल ओपनर की पोजीशन पर होते हैं, बट ऑब्वियसली जो टीम जो मेंबर्स उनसे डिमांड करेंगे उनको वो डिमांड पूरी करनी होगी। और फ़खर जमान ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा दिया है कि जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के जो अब सीरीज़ होंगी 5 मैच T20 सीरीज़, उसमें फ़खर जमान ने इशारा किया कि शायद वो फिर ओपनर की पोजीशन पे आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं, अभी प्रॉपर उनको मैसेज कन्वे नहीं किया गया, लेकिन यही बात हो रही है कि शायद हो सकते थे कि अगर मुझसे आप पूछें तो मेरा ये ख्याल है कि अब हम रोटेशन पॉलिसी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू स्टाफ है, सब कुछ न्यू है। तो मेरा ख्याल से तो मुझे ये लगता है कि शायद अब ऐसा हो कि हम किसी मैच में बाबर और सैम के साथ जाएं, किसी मैच में हम बाबर और रिजवान के साथ जाए, किसी मैच में हम साइम और फ़खर के साथ जाएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि फ़खर जमान जो है वो T20 में ओपनर बेस्ट रहेंगे, बिकॉज T20 में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। पावर प्ले को आप कैपिटलाइज कर लेंगे तभी हाई चांसेस हैं कि आप अच्छे से गेम में इन हो जाएंगे। इस बिकॉज के पावर प्ले को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पाकिस्तान की सिचुएशन होती है वो यही होती है कि हमारे ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा स्लो खेलते हैं, जिसकी वजह से हम पावर प्ले के पहले जो 6 ओवर्स होते हैं उसको ठीक से कैपिटलाइज नहीं कर पाते, उसमें हम एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते। हमारी जो यूजुअली सिचुएशन यही होती है 35 for 2 या 35 for no loss। बट अगर आप फ़खर जमान का देखें तो मुझे पता है कि ओबियसली हर मैच में नहीं चलेंगे, हर मैच में कोई भी प्लेयर आपको नहीं चलता, बट इट इज़ कि अगर आप फ़खर जमान को कंसिस्टेंट चांसेस दें, एक फिक्स उनकी पोजीशन सेट कर दें, सो ही कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान इन T20 आइज। और यही टाइम है कि जब आप बायलैटरल्स में आप अपने प्लेयर को एक टच देते हो, उसको एक फ्लो में ढालने की कोशिश करते हो, तो फ़खर जमान अगर आपके लिए ओपनिंग करेंगे इन T20 इंटरनेशनल, सो ही विल बी एबल टू स्कोर दैट 60 to 70 रन मार्क, और पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ में पाकिस्तान एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग जो है स्टेज पर होगा। इसके अलावा बात करते हैं सबसे हाईलाइटेड टॉपिक के बारे में। द टॉपिक इज कि डेविड वार्नर हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल एज वेल। पहले उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, फिर उन्होंने वनडे से ली। टेस्ट से इस तरह से ली कि ही हैज क्लियरली सेड कि जो सिडनी टेस्ट होगा अगेंस्ट पाकिस्तान, इट विल बी हिज लास्ट टेस्ट मैच। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, और वनडे इंटरनेशनल्स भी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है आज। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अब अगली वनडे इंटरनेशनल की सीरीज आएंगी
अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसका पार्ट डेविड वार्नर नहीं होंगे. इट इज ऑफिशियल दैट डेविड वार्नर विल नॉट बी ओपनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एनी मोर इन वनडे इंटरनेशनल्स एज ही रिटायर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. और अगर मैं आपको उनके स्टैट्स बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 161 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6,932 रन किए हुए हैं विद एन एवरेज ऑफ 73.0, जिसमें उन्होंने 22 जबरदस्त कड़ाकेदार ओडीआई सेंचुरीज मारी हुई हैं. आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग रिलेंटलेस रिकॉर्ड. जिस तरह के वो प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी खुश भी हो रहे हैं कि फाइनली अब उनको वो पिटाई खाने को नहीं मिलेगी डेविड वार्नर या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पीली वर्दी वालों की तरफ से, जो उनको यूजुअली खाने को मिलती है जब भी डेविड वार्नर सामने होते हैं. तो पाकिस्तानी तो इस पे बहुत खुश हो रहे हैं, बट डेविड वार्नर हैज बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया. और जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत जाहिर करते हैं, बहुत एक चीज़ साफ साफ जाहिर करते हैं कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर कोई है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू हिटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, बट ही इज जनरली अ वेरी गुड प्लेयर. उनके रिकॉर्ड्स स्पीक फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज एक्चुअली द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे खेले थे, वनडे खेलना स्टार्ट किए थे या टेस्ट मैचेस खेलना स्टार्ट किए, तो उन्होंने एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला होता है, बट ही प्रूव्ड इटसेल्फ विद हिज बैट के ही इज एक्चुअली केपेबल ऑफ समथिंग बिग. तो डेविड वार्नर फॉर मी ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान का एक कैंप लगा था लाहौर में, जिसमें जो है आपको कामरान गुलाम भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, अहमद शहजाद भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, और इसके अलावा आपको पास साहिल फरहान, फिर मोहम्मद इफ्तिखार, फिर मोहम्मद हारिस, सारे एक सिनेरियो बेस्ड मैच थे जिसमें सब एक ही साथ एक ही कैंप में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे. But if I tell you, Ahmed Shahzad was the highest run scorer of this particular match, और एकदम से उन्होंने जिस तरह से वो ही regaining his form और काम कर रहे हैं अपने आप पे, that is actually very appreciable और बहुत अच्छी बात है. फिर साथ ही साथ शर्जील खान ने भी डोमेस्टिक में अपनी टीम को एक मैच जितवा दिया है और अपनी बहुत ही कड़ाकेदार इनिंग से स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 109 ऑफ 120 बॉल्स, जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है वो 3 छक्के और 13 चौके मारे विद स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 90+. तो शर्जील खान भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फॉर्म पे, देखते हैं क्या करते हैं. ऑब्वियसली इज वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही वेंट अनपिक्ड इन PSL, बट अभी भी उनके लिए होप्स हैं बिकॉज अभी भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी जो है वो डिसाइड होनी है. तो लेट्स सी कि क्या शर्जील खान विल बी एबल टू मेक हिज मार्क इन द PSL 2024 या फिर नहीं. Well, with this last news, I bid a goodbye to all of my followers. मजीद ऐसे reviews और cricket updates देने के लिए subscribe this YouTube channel and press the bell icon to never miss any video from me. Well, this is Laiba Basi signing off.